नमस्कार आप सभी को और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की जो हमारी चर्चा है वो काफ़ी प्रमुख है, महत्वपूर्ण है। तो हम लोग समझते हैं कि चर्चा में क्या है। वो है भाग वन। भाग वन में हम लोगों ने देखा था कि आर्टिकल 1 से 4 आ जाते हैं, 1 से 4 तक आ जाते हैं। फिर पार्ट 2 जो नागरिकता है उसमें 5 से 11 आ जाते हैं। तो 1 से 4 जो है इसमें हम लोगों ने देखा था कि भाग वन में साफ साफ लिखा है कि संघ एवं राज्य के क्षेत्रों के ऊपर चर्चा किया जाएगा, यानी नए राज्य को समावेश भी किया जा सकता है, नए राज्य का गठन भी किया जा सकता है। फिर उसके बारे में बताया गया है कि संघ क्या चीज़ है और भारत कौन सा संघ है, ये सभी बताया गया है जो भाग 1 है अपने संविधान का उसमें। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा अनुच्छेद 1 है वो क्या कहता है। इसके साथ हम देखेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है और क्या है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला अनुच्छेद 1 को समझते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट कहने का मतलब क्या है कि राज्यों का संघ है। वो कैसे कि अगर एक ऐसा हो सकता है कि हम मान लीजिए किसी समूह में है, 10 आदमी का समूह है, उसमें किसी को हमको प्रमुख चुनना है, संघ बनाना है। तो हम क्या करते हैं, उसमें से समझौता करते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ पे संघ के रूप में काम करेगा कि हमारा हमसे ऊपर होगा। ठीक है, तो एक ऐसा रूप नहीं है। यूनियन ऑफ स्टेट कहने का मतलब ये नहीं है कि राज्यों ने मिलकर क्या किया कि समझौता किया कि आप संघ बनो, हम आपको शक्ति देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि एक देश न होकर एक संघ है, एक यूनिटी है। ठीक है, राज्यों का गठन पुनर्गठन ये सभी कौन करेगा, संघ ही करेगा। अगर संघ समझौता करता तो पहले राज्य हो जाता फिर संघ बनता, लेकिन पहले संघ है, बाद में राज्य को समावेश करना, तोड़ना, जोड़ना, ये सारे काम कौन करेगा, यूनियन ऑफ स्टेट करेगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारत क्या है तो आप सिंपल कहिएगा यूनियन है। देखिए संघ 2-3 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला कॉन्फेडरल। कॉन्फेडरल मतलब होता है परिसंघ। परिसंघ कहने का मतलब क्या है कि ऐसा संघ जिसमें जो राज्य हैं वो क्या करती हैं, शक्ति देती है थोड़ी थोड़ी करके संघ को, और वो क्या करती है, सरकार चलाती है, तो वो परिसंघ कहलाएगी। लेकिन इसमें ज़्यादा पावर नहीं होता है। समझिए कि उसे किसी भी क्षण तोड़ा जा सकता है, अगर समझौता टूटा तो वो टूट सकता है। इसके बाद होता है फेडरल। फेडरल भी एक संघ की तरह होता है जो अमेरिका सब में है। तो उसमें भी एक यही प्रावधान है कि समझौता किया गया है सभी राज्यों के साथ और एक संघ का निर्माण किया गया है। इसमें क्या है कि मान लीजिए अमेरिका है तो इसमें सभी स्टेट अलग हैं, सभी स्टेट का संविधान अलग है, नागरिकताएं अलग है, फिर अगर बात करें तो उनकी झंडा तक अलग है। तो ये क्या है, फेडरल है। ये संभव नहीं था भारत में, इसको बनाना भी संभव नहीं था, तो संविधान निर्माताओं ने इसे यूनियन बनाया। यानी ये जो है अलग टाइप का है, इसमें यूनिटी है, सभी राज्यों को गठित करना, जोड़ना, ये सभी काम संघ करेगी, यूनियन करेगी, इसको बहुत शक्ति है। इनसे अलग होना नामुमकिन है। जैसे जम्मू कश्मीर है तो उनका सब कुछ अलग था, संविधान अलग था, झंडा अलग था, क्षेत्र अलग था, तो ये क्या है कि अलग विशेष दर्जा मिला था उनको, लेकिन उसको हटा दिया गया। अब क्या है कि इतना संघ को पावर था कि वो राज्यों को राज्य न छोड़कर केंद्र शासित भी कर सकता है, अपने अंदर केंद्र के यानी संघ के अंदर भी कर सकता है। तो अब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर आ गया। इसमें 2 क्षेत्र आ गए हैं, एक लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये क्या है, यूनियन है। तो अपने लोगों को अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो साफ साफ देना है, यूनियन देना है, ना कि संघ देना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि फेडरल, यूनियन या फिर करके दिया रहेगा संघ। तो इसमें आप लोगों को यूनियन दिया रहे तो यूनियन को पहले मान लीजिए। इसके बाद इसमें जो राज्यों की सूची है, उसका क्षेत्र है, इसकी चर्चा जो है अनुसूची 1 में किया गया है। देखिए अगर किसी चीज़ को देखिए, जैसे मान लीजिए बुक ही है तो उसमें लेसन्स है। जैसे मान लीजिए कि हम पढ़ रहे हैं किसी, मान लीजिए 5वें लेसन में पढ़ रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर, तो अब लेसन में जब हम जाएंगे 5वें लेसन में, तो उसमें क्या होगा कि तात्कालिक कारण क्या था, इसके परिणाम क्या हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसमें कौन कौन से देश शामिल थे। तो ये क्या टॉपिक है, यानी एक तरफ से कह सकते हैं कि ये एक भाग है और वो अनुच्छेद के रूप में है। ठीक है, तो ये अनुसूची जो है एक थोड़ा अलग चीज़ है संविधान का। तो इसमें चर्चा किया गया है राज्यों के, जो पहला है उसमें चर्चा किया गया कि राज्यों के क्षेत्र, उनके नाम और उनके क्या क्या हो सकते हैं, सीमाएं कहाँ से कहाँ तक है, इनके ऊपर भी चर्चा किया गया है अनुसूची 1 में। यानी सिंपल समझिए तो आप आइए कहाँ पर, भाग के ऊपर, और पढ़िए भाग को, और आपको यहाँ से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कहाँ पर, अनुसूची में जाइए, आप वहाँ पर राज्यों के नाम पढ़िए, क्षेत्र पढ़िए और उनकी सीमाओं के बारे में अध्ययन करिए। इसके बाद है नए राज्यों की समाविष्टि। मतलब साफ साफ है कि आप नए राज्यों को ऐड कर सकते हैं। जैसे क्या हुआ, दमन, द्वीप, गोवा सब जो है वो सब क्या हुआ, बाद में जाकर ऐड किया। जैसे सिक्किम है तो वो बाद में आकर ऐड हुआ। कैसे ऐड हुआ
तो वहाँ पर एक अलग तरह की शासन थी, जैसे राजाई शासन थी सिक्किम में। फिर बाद में क्या होता है कि 1975 के आसपास वहाँ जो राजा थे उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर परिवारवाद में नागरिकता में इतनी मतलब जागरूकता हो जाती है, फिर वो सह क्षेत्र बन जाता है, सह राज्य बन जाता है भारत का। फिर होते होते 1975 में वो भारत का राज्य बन जाता है, ठीक है। और इसे 10वें संविधान संशोधन में जोड़ दिया जाता है। देखिए, अब हम लोगों ने अनुच्छेद 1 के ऊपर चर्चा कर लिया है कि इनमें क्या है, कैसे है। इसके बाद चर्चा करते हैं राज्यों का पुनर्गठन। देखिए, राज्यों का पुनर्गठन के ऊपर समझने से पहले हम लोगों को ये ज़्यादा जरूरी है कि पुनर्गठन क्या है। पुनर्गठन करने का मतलब क्या है कि फिर से गठन करना, एक नया गठन करना। अब राज्यों का पुनर्गठन करने का मतलब क्या है कि किसी राज्य को पुनर्गठित करना, ठीक है। अब हम लोग अगर चर्चा करें इसके ऊपर तो ये पहले क्यों, भाई ये क्यों जरूरी था, इसके बाद ये क्या है, इन दोनों के ऊपर हम लोगों को चर्चा करना है। अगर क्यों को समझें तो राज्यों के पुनर्गठन करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, हम लोग मौखिक रूप से समझते हैं। जैसे क्या हो सकता है कि भाषाई आधार भारत में बहुत ज़्यादा है, तो अब ऐसे स्थिति में विविधता को कंट्रोल करने के लिए सोचा गया कि जैसे भाषाई आधार पर उसे एक नया राज्य बना दिया जाए। तो ये क्या है कि राज्यों का पुनर्गठन करना है। जैसे देखा जाए अगर तो 1953 में तमिल के लोगों ने क्या किया कि थोड़ा आंदोलन छेड़ दिया। अब आंदोलन छेड़ने के बाद ये तेज गति ले लिया, तो इसके बाद क्या करता है पंडित नेहरू ने कि उसको एक नया राज्य बना देता है आंध्र प्रदेश। तो ये भाषाई के आधार पर 1953 में सबसे पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश, ये याद रखिएगा। तो इसी तरीके से ये जरूरत था, क्यों जरूरत था इसको हम लोग समझ लिए। अब ये क्या है, अब ये है कि किसी भी राज्यों को अगर गठित किया जाता है तो वो किस स्थिति में और क्या गठित किया जाता है, इनके ऊपर जो बातें हैं वो राज्यों का पुनर्गठन है, ठीक है। अब हम लोगों ने इनके ऊपर चर्चा कर लिया, इनको समझ लिया है कि क्यों और क्या है। अब समझते हैं हम लोग कि इनकी चर्चा सबसे पहले कब हुई थी। तो देखिए, इनकी चर्चा जो है सबसे पहले 1920 में नागपुर में, ठीक है, एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था, जिसमें कहा गया राज्यों के पुनर्गठन के ऊपर। बाद में क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों को एक समिति बनाया जाता है तीनों के द्वारा, और उन समिति में कहा जाता है कि भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठित किया जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात है ये। उसमें क्या होता है कि उन्होंने देखा कि भाषा तो भाई बहुत अधिक है। जैसे आप बिहार को ले लीजिए तो मैथिली है, इसमें भोजपुरी है और भी बहुत सारे भाषाएं हैं। अगर उनको अगर बांटा जाए तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, छोटे छोटे राज्यों में बट जाएगा। तो इसको रोका दिया, इसको अस्वीकार कर दिया कि भाई इसको नहीं बांट सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि बड़े क्षेत्रों के हिसाब से बांट दिया, तो फिर भी जो रिलेटिविटी था उसके अनुकूल बांट दिया। तो होते होते वर्तमान में अब 29 राज्य हैं और 8 या 9 के आसपास केंद्र शासित प्रदेश है। तो हम लोगों ने इनके ऊपर समझ लिया कि सबसे पहली बैठक या सबसे पहली चर्चा कहाँ पर हुई थी राज्यों के पुनर्गठन के ऊपर, तो वो है 1920 में नागपुर में कांग्रेस के जो बैठक थी उसमें कहा गया राज्यों के पुनर्गठन के ऊपर। हम लोगों ने इनको समझ लिया है। अब हम लोग समझते हैं कि आर्टिकल 2, 3 और 4 क्या कहता है। चलिए इनको हम लोग बारी बारी से समझ। देखिए, आर्टिकल 2 कहता है कि संसद को जो अधिकार है, यह शक्ति है कि वह नए राज्यों का गठन कर सकता है, ठीक है, नए राज्यों को संघ में मिला सकता है। ये 2 कहता है। अब नए राज्यों को संघ में मिलाना मतलब समझ गए हैं आप, आंतरिक रूप से नहीं, बाहरी राज्य अगर कोई है, बाहरी क्षेत्र है कोई, अगर उसको राज्य बनाकर संघ में मिलाना है तो यह संसद को अधिकार दिया गया है। जरा इस पर आप गौर करिए, यह आंतरिक मामला नहीं है कि बिहार को फिर से बांटकर इसको सासाराम को अलग कर दो और बिहार को अलग कर दो, ये बात नहीं कहा गया है इसमें। इसमें कहा गया है कि दूसरे क्षेत्र जो विदेशी क्षेत्र है उसको क्षेत्र को राज्य बनाकर अगर संघ में मिलाना हो तो यह संसद को अधिकार है, यह संसद को शक्ति है कि वह मिला सकता है, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि वर्तमान के जो राज्य हैं, जैसे मान लीजिए बिहार है, झारखंड है, कुछ भी है, तो उन राज्यों में परिवर्तन हो सकता है। जैसे सीमा परिवर्तन, तो पहले बिहार ही था तो उसमें क्या था, झारखंड भी था, उड़ीसा भी था। अब क्या कर दिया गया, उसको पार्ट बाय पार्ट कर दिया गया। तो ये क्या है, सीमा परिवर्तन है। जैसे नाम है, तो पहले कलकत्ता कहा जाता था, अब क्या कहा जाता है, कोलकाता कहा जाता है। पहले बम्बई कहा जाता था, अब मुंबई कहा जाता है। और नए राज्यों का गठन है, तो इसको काट कर आप नए राज्य का निर्माण भी कर सकते हैं। जैसे बिहार को काट कर झारखंड बना दिया। तो ये क्या है, ये
आर्टिकल 3 में कहा गया था। ठीक है, संघ के पास या संसद के पास इतनी शक्ति होगी कि वह इस तरह के कार्य कर सकते हैं। इस अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि 2 और 3 में जो परिवर्तन हुआ है, जैसे मान लीजिए कि 2 में नेपाल जो है भारत में आ गया या म्यांमार भारत में आ गया, तो ये परिवर्तन जो है, और 3 में जो परिवर्तन हुआ है, मान लीजिए इसमें जो बिहार से झारखंड अलग हुआ है, ये इस तरह के जो परिवर्तन है ये 368 में नहीं रखा जाएगा, यानी इसके अंतर्गत नहीं होगा। साफ साफ समझिए, नहीं रखा जाएगा यानी बाहर रखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें राष्ट्रपति रोक नहीं सकता है, ये संसद चाहे तो कर सकती है, इसमें राष्ट्रपति बाधा नहीं डाल सकता है कि तुम ये नहीं करो, तुम ये नहीं करो, तुम ये नहीं करो, तो इस पर महाभियोग का आरोप लग जाएगा। ये होता है राष्ट्रपति के ऊपर। ठीक है, अब हम लोग समझ गए हैं कि इन तीनों के ऊपर क्या क्या कह रहा है कि आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। एक बार और याद कर लीजिए। आर्टिकल 2 कहता है कि किसी राज्यों को अगर संघ में मिलाना है तो वह संसद को अधिकार है, वो शक्ति है, कर सकता है। इसके बाद आर्टिकल 3 कहता है कि वर्तमान में जो राज्य है उसमें आप सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन और जो क्षेत्र हैं उसको नए गठन, नए राज्य के रूप में गठित कर सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 4 कहता है कि 2 और 3 में जो परिवर्तन हुए हैं इसको 368 से बाहर रखा जाएगा। हमने बताया था कि 368 में क्या है। 368 में संवैधानिक संशोधन का एक अनुच्छेद है जिसमें बताया गया है कि संविधान का संशोधन कैसे होगा, किन हालातों में होगा और इसके लिए क्या क्या जरूरी है। जैसे बहुमत जरूरी है तो कितनी बहुमत जरूरी है। ठीक है, तो ये इसमें रखा गया है। अब अनुसूचियां हैं, जैसे तो अनुसूचियों में चर्चा किया गया है कि जो क्षेत्र है, राज्य है, उसका नाम क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, तो उसमें फिर से ऐड करना पड़ेगा नए राज्यों का नाम। तो ये भी एक संशोधन ही है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति जी रोक नहीं सकते। तो यही आशा रहेगा हमारा कि आपको इनसे संबंधित जितने भी बातें हैं वो समझ में आ गए होंगे और आप अभी पूरी तरह इनमें डॉट क्लियर होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डॉट है या और आप बेसिक से समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और हम एक ही सजेस्ट करेंगे कि आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का जो सेशन है, जस्ट थ्योरी को ख़त्म करने के बाद उनको समझिए और उनको बनाइए। जो आपको प्रॉब्लम होगा उसमें हम लोग हल करेंगे, उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे और आप कमेंट करके बताइएगा। तो हम लोग इस तरीके से चलते जाएंगे तो आसानी से हम लोग बड़ी से बड़ी पहाड़ों को भी तोड़ सकते हैं। और आज से कंटिन्यूसली समझिए, लगभग जो हमारा 22 भाग हैं उनको हम लोग बारीकियों तरीके से आसानी से ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम लोग फिर से हिस्ट्री पर आ जाएंगे और दूसरे सब्जेक्टों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।